देखिए, इस देश के अंदर 14 से 22 के अंदर जितना संविधान को तोड़ा गया, जितना संविधान की अवहेलना की गई है, जंतर मंतर पर संविधान को जलाया गया, कहीं ना कहीं आज से पहले 75 वर्ष आज़ादी में कभी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आज संविधान को मानने वाली सरकार नहीं है, ये संविधान को तोड़ने वाली सरकार है। मनु स्मृति से सरकार चल रही है। ऐसा है, ईवीएम हटाइए। ईवीएम से कोई निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि 2014 से देख रहे हैं। और अभी हमारे जो विपक्ष के नेता हैं अभी वो सोए हुए हैं, अभी वो इधर उधर बट रहे हैं। उनको जाग जाना चाहिए। ईवीएम की लड़ाई, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए सभी को एकजुट होकर के राष्ट्र को बचाना है। हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर, SC ST OBC के नाम पर, मुसलमान के नाम पर जो हम लोगों को बांटकर, वो देख रहे हो ना, सब संगठित होकर के आवाज उठाओ, नहीं तो जलते घर को देख निराले। फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। आपके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया है, मेरे नंबर पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 और 11 मार्च को जाति जनगणना और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग को लेकर एक बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जुटने वाले हैं। मेरे साथ 2 बहुजन समाज के कद्दावर समाज सेवी मेरे साथ हैं, जो लगातार चाहे रेजिमेंट की मांग हो, ईवीएम हटाओ अभियान हो या जाति जनगणना का मसला हो, इसको लेकर लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। इन्हीं दोनों के देख रेख में बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। क्या है 10 और 11 मार्च को ये आप लोग रामलीला मैदान में सरकार के खिलाफ रोज रोज रैली प्रदर्शन करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के सभी नागरिकों को नेशनल दस्तक की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो निरंतर कई वर्षों से लगातार बहुसंख्य समाज के हक और अधिकार की और अत्याचार अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाने की लड़ाई में हमेशा आगे खड़ा होकर उस आवाज़ को सरकार तक और देश के 90% बहुसंख्य तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसलिए नेशनल दस्तक का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। देखिए, जो 10-11 मार्च को तमाम बहुसंख्य समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी के संगठनों द्वारा संयुक्त बहुसंख्यक समाज मंच के माध्यम से देश के ऐतिहासिक रामलीला मैदान के अंदर और अत्याचार अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए न्याय अधिकार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। और उसके अंदर प्रमुख मुद्दे हैं, जो देश में हर 10 साल बाद जो जनगणना होती है, जिसमें SC ST के साथ पेड़ पक्षियों की भी जनगणना होती है, उसके साथ लगातार वर्षों पुरानी मांग है कि देश में सभी जातियों की जनगणना होकर और न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में उसकी संख्या के हिसाब से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उसको हिस्सेदारी देने के लिए देश के अंदर जातिवार जनगणना कराकर उसकी हिस्सेदारी देने का। और जो देश के अंदर 14 से 22 के अंदर जो संविधान को खत्म किया जा रहा है, जो वोट की ताकत बाबा साहब अंबेडकर ने हमें दी थी, जिसकी वजह से हम लोग वोट डालकर एक ईमानदार सरकार बनाने का काम करते हैं, लगातार 14 से 22 के अंदर उस वोट की ताकत को ईवीएम द्वारा खत्म कर दिया गया। कहीं ना कहीं आज बहुसंख्य समाज के हक अधिकार को छीना जा रहा, अत्याचार अन्याय दिन पे दिन बढ़ता जा रहा। इसलिए संयुक्त बहुसंख्य समाज मंच के माध्यम से देश के 90% बहुसंख्य समाज, जो मूल निवासी है देश के, जिन्होंने देश को सींचा, इस देश को आज़ाद कराया, जिसमें सबसे ज़्यादा वोट की ताकत से सरकार बनाने का हक रखता है, संविधान बनाकर देश में सबको न्याय देने का काम किया। इसलिए मैं देश के सभी बहुसंख्य समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि 10 और 11 मार्च को आप भारी से भारी संख्या में पहुंचकर इस आंदोलन को, न्याय अधिकार महाकुंभ को कामयाब करें, ताकि आने वाले मार्च में जो संसद का सत्र आ रहा है उसके अंदर जातिगत जनगणना का मांग हमारा पूरा हो और हमारी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिले और बैलेट पेपर से चुनाव कराकर हमारी वोट की ताकत को बचाया जा चुके। क्या कौन आप लोग का हक अधिकार छीन रहा है? अब तो संविधान लागू है, सारा हक अधिकार मिल रहा है आप लोग।
देखिए, इस देश के अंदर 14 से 22 के अंदर जितना संविधान को तोड़ा गया, जितना संविधान की अवहेलना की गई है, जंतर मंतर पर संविधान को जलाया गया, कहीं ना कहीं आज से पहले 75 वर्ष आज़ादी में कभी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आज संविधान को मानने वाली सरकार नहीं है, ये संविधान को तोड़ने वाली सरकार है। मनुस्मृति से सरकार चल रही है। जाति जनगणना से क्या फायदा होगा? देखो, जातिगत जनगणना से एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ओबीसी जातिगत जनगणना ही नहीं, हम तो इस देश में पूरे 140 करोड़ लोगों की जनगणना कराना चाहते हैं। जो 75 वर्ष से हमारा 10% के लोग न्यायपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका हो, चाहे वो हमारे मीडिया के अंदर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, तमाम 10% के लोग 90% कब्जा जमाए बैठे हैं। और जो 90% लोग हैं, मूल निवासी हैं देश के, जो योग्य भी हैं, उन लोगों का हक छीन कर बैठे हुए हैं। तो अगर उनकी जनगणना के अंदर कोई 2%, कोई 3%, कोई 6% आएगी, तो कहीं ना कहीं देश में सरकार जानती है कि ये एक मांग उठने लगेगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। 90 पे 10 का राज नहीं चलेगा। बताइए, 90% लोग जब नहीं चुप है, आराम से काम कर रहा है, तो आप लोगों को क्या पड़ी है इनको, इनके हक अधिकार के लिए रैली करने? आपको लग रहा है कि 90% चुप है? आज इतना बेहाल भारत कभी नहीं था। आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बहुजन की हकमारी ही नहीं, हर आदमी एक दूसरे से देख करके डरा हुआ है और परेशान है। लगता है कि अब हमारे देश में कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। इतनी मजबूत सरकार चल रही है, हिंदुओं की सरकार चल रही है, आप देखते हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं। आए दिन लगभग उत्तर प्रदेश की हालत एकदम बद से बदतर है। लोग, भगवान कृष्ण की विशेष कृपा है मोदी जी और योगी जी पर। गौ रक्षक हैं। अब गौ रक्षक, कितने गौ रक्षक हैं यह सब देखा जा रहा है। और सबसे ज्यादा अगर गौ की परेशानी हुई तो इनके सरकार में हुई। जो गायें आज दर दर भटक रही हैं और कूड़े खाने पे मजबूर हैं। भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है योगी और मोदी जी? अगर भगवान कृष्ण के भक्त छोड़िए, अगर धर्म को राजनीति में ले आओगे, धर्म का रास्ता कहीं न कहीं मोक्ष का जाता होगा, लेकिन राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं होता। जब जब धर्म गद्दी पे बैठा है, तब तब बहुजन शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा हमारी खत्म होती है। इसलिए हमारा देश संविधान से चलता है। अरे भाई, तो धर्म में लिखा हुआ है कि शूद्रों को सेवा करना है, कलेक्टर एसपी नहीं बनना है, सीएम पीएम नहीं बनना है, सेवा कीजिए आप लोग। ये संविधान में लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है। तो धर्म ग्रंथ, तुलसी दुबे ने रामचरितमानस में लिखा है। धर्म ग्रंथ से देश नहीं चलता, देश चलता है संविधान। यही तो, तभी तो बेहाल, परेशान, बेचैन भारत आज चारों तरफ हाहाकार मचा है। जो हमारा भारत कहीं न कहीं बुलंदियों पे जा रहा था, और लेकिन आज सबसे बड़ा रोड़ा मचा हुआ है। विश्व के सर्वे में ईवीएम से क्या दिक्कत है? ऐसा है, ईवीएम हटाइए। ईवीएम से कोई निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि 2014 से देख रहे हैं। और अभी हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, अभी वो सोए हुए हैं, अभी वो इधर उधर बट रहे हैं। उनको जाग जाना चाहिए। ईवीएम की लड़ाई, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, तब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए सभी को एकजुट होकर के राष्ट्र को बचाना है, नहीं तो राष्ट्र लुट जाएगा। आप लोग को ये चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है? देखिए, चुनाव आयोग अगर ईमानदार होता तो महाराष्ट्र के अंदर जो शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह था, पार्टी का जो नाम था, उसको सीज भी किया जा सकता था लड़ाई को खत्म करने के लिए। लेकिन चुनाव आयोग ने सरकार की मानते हुए शिंदे ग्रुप को दोनों अलर्ट कर दिए। क्यों? कहीं ना कहीं चुनाव आयोग हो या हमारा न्यायपालिका हो, लगातार 14 से 22 के अंदर आज ये देश की सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। इसलिए चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। आप लोग न्यायपालिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम से क्या दिक्कत है? तो बढ़िया है। क्यों नहीं सिस्टम है? कॉलेजियम सिस्टम की वजह से तो 75 वर्ष से 350 परिवार ही न्यायपालिका में राज कर रहे हैं। कहाँ कोई जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा कह रहा है कि हमको जज बनाइए? ये सब तो चुप है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठाकुर भी जज नहीं है। अरे एक चीज बताइए, आप जब कॉलेजियम सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री बैठ के जब डायरेक्ट ही बिना यूपीएससी परीक्षा की तरह प्रीलिम परीक्षा के ही बना देंगे, तो जाट, गुर्जर, यादव क्या करेगा उसमें? उसकी तो परीक्षा ही नहीं है। अगर उसकी परीक्षा हो यूपीएससी, तो आप लोग खेती के लिए पैदा हुए हैं, सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, दूध निकालने के लिए पैदा हुए हैं, शूद्र हैं, शूद्रों का काम है सेवा करना।
देखिए, हमने हल भी चलाकर देश का पेट भरने का काम किया है, और जब जब देश को हानि हुई है, दुश्मन ने आक्रमण किया, तो अपनी तलवार उठाकर, लाठी उठाकर दुश्मन को भी मार भगाने का काम किया। ये देश के देशभक्त लोग हैं, कर्मयोगी है, तो हम लोग हैं मूल्यवासी। तो देश पर कौन राज कर रहा है? देश पे राज आज वो लोग कर रहे हैं जो बांटकर, हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर, SC ST OBC के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, जो हम लोगों को बांटकर वो राज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कौन बांट रहा है? बात जो वर्तमान में सरकार बैठी हुई है वो बांट रही है हमारे लोगों को, वो राम मंदिर के नाम पर। अब राम मंदिर के अंदर एक भी ट्रस्टी जो SC ST OBC का नहीं है, और जबकि सारे आंदोलन के अंदर लाठियां खाई, और वहां पर शहीद कौन हुआ? तो आप लोग थे। अरे तो आप लोग का काम है दरी बिछाना। ऐसा है, अब समाज जाग चुका है, अब पढ़ा लिखा हो चुका है, इसलिए आंख में आंख देख, इनको सबसे बड़ी यही तो दिक्कत है कि आज ये बहुसंख्यक समाज जाग चुका है, आंख में आंख डाल। यह हमें मिला केवल संविधान से, संविधान से मिला कि अरे संविधान से अच्छा था मनुस्मृति। लोग कह रहे हैं मनुस्मृति आना चाहिए। एक चीज है, जिस दिन आ जाएगी ना, सब लोग फिर वही नवीन रियासतीकरण हो जाएगा, फिर पहले की तरह आप चले जाओगे। ये ऐसा होने नहीं दिया। संविधान को खतरा है, संविधान को पूरा खतरा है। संविधान बचाओ, देश बचाओ, राष्ट्र बचाओ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की लड़ाई आज भी गुमराह किया जा रहा है। आज भी जो विपक्ष में नेता बैठे हुए हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक एक करके मारे जा रहे हो, एक दूसरे के देख रहे हो ना, सब संगठित होकर के आवाज उठाओ, नहीं तो जलते घर को देख निराले, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। आपके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया है, मेरे नंबर पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। एक एक करके सभी मार दिए जाएंगे। अरे राष्ट्रवादी संगठन है RSS, हिंदू हृदय सम्राट है मोदी जी, उनकी सरकार चल रही है। ये बार बार देश हिंदू से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलता है मेरे भाई। संविधान को खत्म करके अपना कोई नया लागू करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। पूरा भारत पढ़ा लिखा हो गया। विश्व के सर्वे में 70% युवा की आबादी है। आज युवा बेरोजगार है, दर दर भटक रहा है। इसलिए युवा को रोजगार हमें नहीं चाहिए। इनका 5 किलो राशन, ये सब शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये यही नहीं दे रहे। 2000 खाते में आ रहा है किसानों के। ऐसा किसानों के खाते में 2000 आ रहा है, कितना बड़ा नुकसान है। खाद के साथ कितना रेट बढ़ा दिया गया है, और खाद समय पे मिली नहीं, और पानी का बिल इतना बढ़ा दिया गया, किसान अपने आप परेशान हो रहा है। आप देशद्रोही जैसे बात कर रहे हैं। मोदी जी का विरोध देश का विरोध है। ऐसा है, मोदी जी का विरोध नहीं, मैं मोदी जी के विचारों का विरोध कर रहा हूं, नीतियों का विरोध कर रहा हूं। और पिछड़े हैं, ऐसा है, पिछड़े हैं, यही कह करके तो पूरा देश ने विश्वास किया। इन्होंने जो कहा उसी पे तो विश्वास करके लोगों ने इनको पूर्ण बहुमत की सरकार दिया। हाँ जी, मोदी पिछड़ा नहीं है। देखिए, कहीं ना तो कहीं कृष्ण की नगरी कह रहे थे कि यूपी और बिहार के यादवों से कि हम द्वारका से हैं, कृष्ण के राज से हैं, और आपके यहाँ आए हैं, तो ये OBC के लोगों को तो उनको वोट देना चाहिए। देखिए, जितना 14 से 22 के अंदर OBC का हक अधिकार छिना है, इतना आज तक 75 साल में किसी का नहीं छिना। आज OBC का, चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे शिक्षा के अंदर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, सबसे ज्यादा OBC के कॉलम को तो खत्म ही कर दिया गया। इसलिए मैं आज आपके चैनल के माध्यम से खासकर जो 72 करोड़ OBC है देश के अंदर, हर दूसरा व्यक्ति OBC है, जिसकी वजह से सरकार बनती है, वो RSS की दरिया बिछाना बंद करे, और राम मंदिर या कहीं भी जाके घंटा बजाना बंद कर कर, और अपने लोगों को इकट्ठा कर कर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ो। और 10-11 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में नए अधिकार महाकुंभ में तन मन धन से भारी संख्या में पहुंचकर इस आंदोलन को कामयाब करो। जातिगत जनगणना कराओ, संख्या के हिसाब से सभी क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी लो, और संविधान को बचाते हुए EVM को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए। एक बार में ही पता लग जाएगा कि देश के अंदर सच्चाई क्या है, कैसे 14 से 19 के अंदर, 17 के अंदर, 22 के अंदर कैसे ये सरकार चुनाव जीत रही है। जहां पर 1123 वोट है, वहां 1723 वोट कैसे डल गई। जहां गुजरात के चुनाव के अंदर 5 बजे तक वोट हमारी 17 लाख डली, उसके बाद आध घंटे के अंदर 15 लाख वोट और कैसे डल गई। 1 मिनट में 1 वोट डलती है, तो आध घंटे में कैसे 17 लाख वोट डल गई। कहीं ना कहीं ये EVM का बहुत बड़ा घोटाला है। जब अब मेरी लड़की के 55,000 रुपए फोन पे हैंग कर लिए, तो जब आप यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा,
तो रूस ने यूक्रेन की सभी साइडों को हैंग कर सकता है, दुनिया का पैसा निकाला जा रहा है, तो ईवीएम भी तो हमारे किसी ने आदमी नहीं बनाई है ना, तो वो उसको हैंग भी कर सकता है। इसलिए हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री, आपसे कहना चाहते हैं कि 24 का चुनाव और 9 विधानसभा का चुनाव, अगर आप कहते हो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास मैं करता हूं, तो कहीं ना कहीं हमारी ये मांग है 90% बहुसंख्य समाज की, ऋषि रामलीला मैदान से आप जातिगत जनगणना कराइए और 24 का 9 विधानसभा चुनाव का एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए। आपके सामने सच्चाई आ जाएगी कैसे 14 से 22 के अंदर ये सरकार धोखे से जीत रही है। धोखे से जीत रही है। जी हाँ, इसलिए मैं सभी भाइयों से, पूरे देशवासियों से, बहुसंख्यक समाज से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, 10 और 11 तारीख को रामलीला मैदान को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भरो, अपने हक अधिकार की आवाज़ बुलंद करो, तभी जाकर के राष्ट्र भी सुरक्षित होगा, संविधान भी बचेगा, हमारा युवा भी बचेगा और देश भी बचेगा। तो देखिए, सोया हुआ हाथी जग गया, ओबीसी जग रहा है और लगातार जाति जनगणना को लेकर देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 और 11 मार्च को भी जाति जनगणना को लेकर बड़ी बैठक हो रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। करुणानिधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।